दोस्तों, अभी तक हमने पार्ट 1 में देखा कि किस तरह महाराजा अपने क्रोध में आकर दीवान पर भड़क जाता है और उसे भगा देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि महाराजा दीवान के बिना कोई भी बड़ा निर्णय ले ही नहीं सकता। इसीलिए वह दीवान को दोबारा अपने पास बुलाता है और यहीं से शुरू होती है कहानी का वह हिस्सा जहां महाराजा का बाघों के प्रति जुनून और भी खतरनाक रूप ले लेता है। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया। महाराजा ने बंदूक हाथ में लहराते हुए कहा, दीवान साहब, क्या आपको यह पता नहीं है कि इस बंदूक से अभी भी 30 बाघों को मारना शेष है? बंदूक को देखकर दीवान कांप उठा और भयभीत होकर बोला, महाराज, मैं कोई बाघ नहीं हूं। इस पर महाराजा हंसते हुए बोला, कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कहेगा? महाराजा ने स्पष्ट किया कि उसने दीवान को किसी और उद्देश्य से बुलाया है। उसने कहा, मैंने विवाह करने का निश्चय किया है। यह सुनकर दीवान और भी घबरा गए और बोला, महाराज, मेरी तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। यदि मैं आपसे विवाह कर लूं तो। महाराजा ने उसे डांटते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं तुमसे विवाह क्यों करूंगा? मुझे बाघ चाहिए। महाराजा ने स्पष्ट किया कि वह किसी कन्या से विवाह करना चाहता है। महाराज ने दीवान को आदेश दिया कि पहले विभिन्न देश के राज्यों में बाघों की संख्या का आंकड़ा तैयार किया जाए और फिर ऐसे राज्य की राजकुमारी खोजी जाए जहां बाघों की संख्या अधिक हो। दीवान ने आदेश का पालन किया और एक ऐसे राज्य से उपयुक्त कन्या खोज निकाली जहां बाघों की संख्या बहुत अधिक थी। जब जब महाराजा अपने ससुराल जाता, वह 5 या 6 बाघों का शिकार कर लेता। इस प्रकार 99 बाघों की खालें प्रतिबंधपुरम महल के दरबार की दीवारों पर सजी हुई थीं। अब महाराजा की चिंता चरम पर पहुंच गई। केवल एक बाघ शेष था। दिन में भी वही विचार और रात में भी वही सपना। लेकिन समस्या यह थी कि अब हर जगह से बाघ समाप्त हो चुके थे और अब तो ऐसा लग रहा था कि जीवित बाघ ढूंढना बाघ के दूध से भी कठिन था। इसी बीच एक शुभ समाचार आया। राज्य के एक पहाड़ी गांव में भेड़ें गायब होने लगीं। जांच से पता चला कि यह कार्य न तो खादर मियाँ साहब का था और न ही वीरासामी नायकर का, बल्कि निश्चित रूप से किसी बाघ का था। गांव वालों ने महाराजा को सूचना दी। महाराजा ने उस गांव को 3 वर्षों के लिए कर मुक्त घोषित कर दिया और तुरंत शिकार पर निकल पड़ा। बाघ आसानी से नहीं मिला। महाराजा ने जंगल छोड़ने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, महाराजा का क्रोध और हठ बढ़ता गया। कई अधिकारियों की नौकरियां चली गईं। एक दिन उसने भूमि कर दुगुना करने का आदेश दे दिया। दीवान ने चेतावनी दी कि इससे जनता असंतुष्ट हो जाएगी, लेकिन महाराजा ने उसे त्याग पत्र देने को कह दिया। दीवान को समझ आ गया कि यदि शीघ्र बाघ नहीं मिला तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। तभी उसे जीवन लौटता हुआ महसूस हुआ जब उसने मद्रास के पीपुल्स पार्क से मंगवाए गए एक वृद्ध बाघ को अपने घर में छिपा हुआ देखा। आधी रात को दीवान और उसकी वृद्ध पत्नी बाघ को घसीटकर कार में डालते हैं और जंगल की ओर ले जाते हैं। बाघ कार से उतरने से इनकार कर देता है। अगले दिन वही बूढ़ा बाघ महाराजा के सामने ऐसे खड़ा होता है मानो विनती कर रहा हो, मालिक, मुझे क्या आदेश है? असीम आनंद के साथ महाराजा निशाना साधता है और गोली चला देता है। महाराजा उल्लास से चिल्लाता है, मैंने 100वां बाघ मार दिया। सत्य का खुलासा महाराजा के जाने के बाद शिकारी बाघ को ध्यान से देखते हैं। बाघ जीवित था। गोली उसे लगी ही नहीं थी। वह केवल भय से बेहोश हो गया था। अपनी नौकरी बचाने के लिए एक शिकारी पास से गोली मारकर वास्तव में बाघ को मार देता है। महाराजा ने 100वां बाघ स्वयं नहीं मारा। कुछ दिनों बाद महाराजा अपने पुत्र के जन्मदिन पर उसे उपहार देने के लिए एक लकड़ी का बाग खरीदता है। उस बाग की एक छोटी सी किरच महाराजा के हाथ में चुभ जाती है। संक्रमण फैलता है। संक्रमण के ज्यादा फैल जाने की वजह से महाराज की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसलिए दीवान सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलवाते हैं। डॉक्टर महाराज का संक्रमण देखते हैं और ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। कुछ दिनों बाद महाराज का ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आकर घोषणा करते हैं, ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार 100वें बाघ ने लकड़ी के बाघ के रूप में टाइगर किंग से अपना अंतिम प्रतिशोध लिया।